ऑब्जेक्टिव का होगा। पहला का ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा मेन फंक्शन है? ठीक है, वित्त नियोजन करना, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन करना, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, क्या है मॉडर्न अप्रोच? कि हमको फंड को प्राप्त भी करना है, कोष का उत्तम उपयोग भी करना है, दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? दोनों होगा। अच्छा बोलना है, क्लियर बात है। अगला पॉइंट, मैनेजर टेक डिसीजन एज टू, मैनेजर क्या होता है सर? किसका कौन कौन डिसीजन लेता है? फाइनेंस लेता है, इन्वेस्टमेंट लेता है, डिविडेंड लेता है, या सब लेता है? मेरे बात है, डिसीजन पढ़े थे ना, कौन? 3 डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन पढ़े थे ना। चलिए अगला पॉइंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, कला है, विज्ञान है? कला और विज्ञान दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? जानते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों होता है। क्लियर बात है, तो दोनों डालेंगे। अगला पॉइंट, आपका ये क्वेश्चन तो पता नहीं होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग, भाई जो हमारा वित्तीय प्रबंधन की पारंपरिक विचारधारा को त्याग दिया गया था, कब दिया गया था सर? कब दिया गया था? पक्का? हाँ, 30 से 40 होगा। क्लियर बात है, 1930 से 1940 के बीच में आपको ट्रेडिशनल को छोड़ के लोग मॉडर्न पर शिफ्ट किए गए थे। क्लियर बात है। ट्रेडिशनल में था क्या? ट्रेडिशनल में सिर्फ बोलता था कि कहीं से भी पैसा को व्यवस्था करके लाओ, अभी काम करो। अब मॉडर्न बोलता क्या है कि पैसा को व्यवस्था करके भी लाओ और उस पैसे का उच्चतम रूप से उपयोग भी करो। क्लियर बात है। चलिए अगला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल प्लानिंग आर, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग कौन होगा? जो सिंपल होगा, लिक्विडिटी होगा, इकोनॉमिकल होगा, या सब होगा? सब होगा, सभी को पता है, पढ़े हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेंट है? इससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, या ऑल ऑफ दीज? हम लोग पढ़े हैं सर, आईसीआर भी है, डीएससीआर भी है, और ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। ठीक है, अगला, कैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कौन सा इसमें से फिक्स्ड कैपिटल का सोर्स नहीं है? इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर, बैंक ओवरड्राफ्ट, या लोन फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? क्या होगा? क्या होगा? एकदम सही, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, जिसको आपको चुकाना पड़ता है कुछ दिन के अंदर ही। क्लियर बात है। लेकिन ये सभी आपके लॉन्ग टर्म के पैसे आपको उधार पर देते हैं या आपको पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट, फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड किसके लिए होता है? फॉर पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंसेस, फॉर परचेज ऑफ लैंड, फॉर परचेजिंग स्टॉक, फॉर परचेज पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, किसके लिए? क्या? परचेज ऑफ लैंड। हम जाने हैं कि जो हमारा स्थायी पूंजी है वो लंबे समय के लिए लगता है। ठीक है, ये लंबे समय के लिए है, रूटीन मतलब डे टू डे एक्सपेंस जो हो रहा है। ये क्रेडिटर, भाई पैसा लेते हैं, उधार देना ही पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में। स्टॉक, स्टॉक रोज रोज आता है, रोज रोज बेचते हैं, रोज रोज आता है। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक पैसा लैंड मिलता है। ये बात है। अगला पॉइंट, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, कौन सा इसमें से चीपेस्ट सोर्स है? डिवेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या रिटेन्ड अर्निंग? ऐसे ठीक है, ये रिटेन अर्निंग हो गया आपको, आपके हिसाब से। क्लियर बात है। लेकिन एनसीईआरटी और क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सोच नहीं चलेगा, एनसीईआरटी का सोच चलेगा। तो गलत नहीं बताए, हम बताएं आपको रिटेन अर्निंग, पैसा आप जमा कर रहे हो अपना। ठीक है, अपना पैसा जमा कर रहे हो, जो पैसा आप कहीं खर्च कर सकते थे वो जमा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो खर्च कहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं पैसा जो उससे आता है आपका, वो बचा कर आप अगले साल अपने में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर बात है। वहां पैसा लगा ना, वहां पैसा मेरा फंसा ना, रुका ना कुछ देर के लिए। लेकिन डिवेंचर क्या है? आप पढ़े हो कि डिवेंचर इज द चीपेस्ट वे टू अराइज फंड। ठीक है, इसका डेफिनेशन में ही आता है। क्लियर बात है। तो इसके अनुसार आप क्या लगाओगे सर? डिवेंचर। क्लियर बात है। अगला पॉइंट, अ फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू, फिक्स्ड एसेट्स किनके द्वारा फाइनेंस किया जाता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, या नन ऑफ दीज? भाई एक स्थायी संपत्ति के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू, क्या होगा? सभी को पता है, एक फिक्स्ड एसेट्स है सर, एक स्थायी एसेट्स है। आप कैसे उसको, उसका जो पैसा आपको खरीदना है, शॉर्ट टर्म तो नहीं लोगे। शॉर्ट टर्म मतलब क्या हुआ कि कुछ ही दिन में आपको चुकाना पड़ेगा। बात हो पैसा,
अगर आपको लंबे समय का पैसा आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, महंगा आता है वो, और छोटा समय के लिए करोगे तो बहुत ज्यादा आपके अंदर दायित्व बढ़ जाएगा, आपका दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसमें करना है कि लंबे समय तक जो है धीरे धीरे उसको पैसा चुका दें। क्लियर है? अगला पॉइंट, करंट एसेट्स ऑफ बिजनेस फर्म शुड बी फाइनेंस। करंट एसेट्स किनके द्वारा फाइनेंस किया जाता है? ओनली करंट लायबिलिटी, ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, पार्टली फ्रॉम बोथ द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म, या फिर ऑल ऑफ दीज। करंट लायबिलिटीज है, उसके लिए आप क्या करोगे सर? शॉर्ट टर्म से शॉर्ट लायबिलिटी से आप करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये आपका दोनों से, इनमें से सभी। करंट एसेट्स क्या होता है? एग्जांपल, एग्जांपल करंट एसेट का। और ठीक है, तो इन सभी चीज के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, आप कहाँ से उधार लोगे? जो लंबे समय तक उधार दे रहा है उससे लोगे, जो कम समय के लिए उधार दे रहा है उससे लोगे, कि दोनों से, कि थोड़ा कुछ उससे भी ले लेते हैं कुछ इससे भी ले लेते हैं, कि आप इनमें से सभी? क्या होगा? आप लोग उधर बंटी क्या है? क्या है? बताइए कुछ तो बताइए सर, क्यों? दे नहीं सकते, यहाँ लेने के बाद बोल रहा है। हाँ, लायबिलिटीज कम हो जाएगा किस प्रकार से? तो दोनों से मिक्स करके पैसा लेना। हाँ? ऐसा नहीं हुआ करंट लायबिलिटी दोनों से मिक्स करके लेंगे तो लायबिलिटी दोनों को चुकाने का लायबिलिटी हम पर पड़ जाएगा, या बर्डन बढ़ गया? हाँ, लायबिलिटी तो नहीं रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आप हमको एक को पैसा देते तो निश्चित देते हैं, अब तुम भी कॉल करेगी कुछ देर में, ये भी कॉल करेगी कुछ देर में, अरे पैसा नहीं दिया, अरे पैसा, ऐसे एक बारी पैसा आता, एक बारी कॉल आता आपको, ऐसे नहीं लायबिलिटी बढ़ता, बर्डन, इसको लायबिलिटी नहीं कहेंगे, बर्डन कहेंगे। क्या हो सकता है उच्चतम इसका आंसर? अपने सोच पर आंसर है इसका। क्या होगा? आपका आपका क्या बोल रहा है मन? दोनों, ऑल ऑफ दीज। ए, इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर बात है? ऑल ऑफ दीज मतलब क्या बोल रहे हैं? सटीक नहीं, हम क्या बोले आपके मन पर। आप क्या करो सर, आप सोचो, जिसको मन है कि हाँ हम दो से लेंगे, आपके सोच के अनुसार कम कम पड़ेगा तो दोनों से लेगा। किसी को मन क्या है हम करंट लायबिलिटी से लेंगे, क्लियर बात है? हम क्या करें, हम करंट लायबिलिटी से ले और तुरंत ही हम उसको पैसा चुका देंगे, वो लेगा। अब कोई कोई क्या है सर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से भी पैसा लेता है, मतलब क्या, किसी को उतना क्षमता नहीं है पैसा हम तुरंत ही चुका दे उसको, ठीक है? वो क्या चाहेगा सर, जो लंबे समय तक मुझे पैसा चुकाने का अवधि दे, हम उससे पैसा लेंगे। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट, नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म फाइनेंस में इंक्लूड नहीं होता है? इक्विटी शेयर, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर, या लॉन्ग टर्म लोन? क्या होगा सर? फाइनेंस पूछ रहा है, फाइनेंस, पैसा लाना है। यहाँ डिविडेंड में क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो क्या होगा? डिविडेंड होगा। अगला पॉइंट, फॉर अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए हमारा डिविडेंड का पेमेंट क्या है? वॉलंटरी, कंपलसरी, नेसेसरी, या नन ऑफ दीज? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, तो अब हमारा कंपनी के लिए, जो हमारी कंपनी है, उसको हमारे शेयर होल्डर जो हमारे पैसा लगाए हैं उनको पैसा देना कंपलसरी है, नेसेसरी है, या वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, कि इनमें से कोई नहीं है? क्या होगा? क्या है? कंपलसरी, 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 इसमें नेसेसरी होगा। क्लियर बात है? मतलब क्या है, कंपलसरी जैसे सही बताई कि देना ही देना पड़ेगा। लॉस होगा तो कहां से पैसा दोगे आप? लॉस होगा तो शेयर होल्डर को पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे कंपलसरी हुआ? नेसेसरी होगा कि हाँ भाई प्रॉफिट होगा देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। क्लियर बात है? कोई दिक्कत है? क्लियर बात है? अब कोई कोई बुक के अनुसार इसमें वॉलंटरी भी मारा रहेगा, ऐच्छिक, मतलब होगा देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। अब हम बोलेंगे हम अपना फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहते हैं, उसके लिए भी नहीं देंगे।
प्रेफरेंस शेयर पे होगा तो इसमें प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है क्या? डिविडेंड बचता है। तो अब क्या है सर, अब एक बात सोचो, प्रेफरेंस शेयर को तो हम हमेशा देंगे ही, मेरी बात है। अब पहले तो हम क्या करते हैं, पहले बाहर का जो इंटरेस्ट है उसको पे करते हैं, जो भी हमारा क्रेडिटर है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर। अब जो पैसा बचा, अब उसमें से मेरे इच्छा पर होता है कि हम इसमें से कुछ रिजर्व करें, हम इसमें से कुछ रिजर्व करें, हम इसमें से कुछ रिटेन अर्निंग रखें, और जो बाकी बचा पैसा हम पीटी में बांट दें। मान के चलिए मेरा बचवे क्या 10,000, हम उसमें से रिजर्व भी मेरा बना हुआ है, क्या मेरा क्या कहते हैं, हम बनाए हुए हैं क्या कि पॉलिसी कि कुछ भी हो जाए मुझे रिटेन अर्निंग हमेशा 8,000 9,000 करना ही है, 8 से 9,000, ठीक है, कुछ भी हो जाए। अब क्या हुआ, 1,000 रुपया बचेगा तो हम कैसे इस लोगों को बांटेंगे? वॉलंटरी भी कह सकते हैं और नेसेसरी भी कह सकते हैं, क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर, या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, क्लियर बात है? अगला पॉइंट, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। क्या होगा भाई, सारा चीज समान रहे लेकिन हमारा टैक्स रेट जो है वो बढ़ जाए प्रॉफिट पर, तो उस अनुसार क्या होगा, मेक डेब्ट रिलेटिव चीपर, मेक डेब्ट रिलेटिव लेस चीपर, हैव नो इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, या नन ऑफ दीज। मतलब हमारा जो उधार पे पैसा ले रहे थे वो क्या हो जाएगा, सस्ते हो जाएंगे, उस या फिर कम सस्ते रहेंगे, या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि इनमें से कोई नहीं। सोचिए, जब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और उस पर हमको टैक्स भरना पड़ेगा, पहले बात है, मुझे प्रॉफिट हुआ और हमको उस पर टैक्स भरना पड़ता है। हम भर रहे थे पहले 10%, अब वो क्या हो गया सर, 10% से जगह क्या हो गया, हमारा टैक्स रेट इंक्रीज होकर वो हो गया 20%। मतलब हम अगर 10,000 कमा रहे थे तो 10% के अकॉर्डिंग हम 1,000 टैक्स भर रहे थे, लेकिन वही क्या हुआ सर, 10,000 कमा रहे हैं, 20% के अकॉर्डिंग हम अब 2,000 टैक्स भर रहे हैं, क्लियर बात है? कोई दिक्कत? तो अब उस अनुसार पूछ रहा है कि डेब्ट पर पैसा उठाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डेब्ट सस्ता होगा उस कारण से कि डेब्ट थोड़ा महंगा रहेगा, मतलब सस्ता ना होकर थोड़ा सा हाई रहेगा, या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डेब्ट पर, कि इनमें से कोई नहीं। कैसे? हमको भरने कैपेसिटी नहीं पूछ रहा है, आप डेब्ट दे रहे हो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि घटेगा, ये पूछ रहा है। हाँ, डेब्ट महंगा मतलब हमको डेब्ट, आप जो हमको आप दे रहे हो, वो जो इंटरेस्ट जो दे रहे थे पहले, वो इंटरेस्ट घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। कैसे? उधर आप लोग अभी नहीं आने से पहले सब शांति से घूम के पढ़ रहा था, तुम सीधा बैठे, फिर बोलिए क्या आपके साथ पंटी क्या लग रहा है, क्या बोल रही है? हमको बोलो, हम सुनेंगे, आंसर तो सुने कम से कम। हाँ, तुमसे पूछा था क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, तुमको भी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना बढ़िया समझ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान नहीं रखिएगा यहाँ पर कैसे समझ में आएगा। कम होगा मतलब सस्ता कम होगा, सस्ता कम होगा। जैसे बोल क्या रहा है कि मान के चलिए मेरा क्या है कि जैसे हम बता रहे थे कि टैक्स जो मेरा है अभी प्रेजेंट में मेरा 10% लग रहा था, और टैक्स बढ़ के मेरा जो टैक्स है वो अब हो गया कितना, 20% हो गया, क्लियर बात है? क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है सर, टैक्स रेट से ये जो हमारा अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, सभी थिंग सेम है, जो पहले का जो भी था सब चीज सेम है, खाली टैक्स बढ़ गया है, क्लियर बात है? तो हम ईबीआईटी क्या होता था, हम लोग ईबीआईटी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, उसके बाद क्या निकलता था, ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, ईबीटी के बाद क्या निकलता था, अब हमारा क्या निकलता था फिर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, अर्निंग आफ्टर ईएटी, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट के बाद टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है, क्लियर बात है? तो अब क्या हुआ सर, अब वो टैक्स ही महंगा हो गया, क्लियर बात है? सारा चीज सेम है, अब हमको जो डेब्ट जो मिल रहा था, डेब्ट का जो इंटरेस्ट लग रहा था, डेब्ट इंटरेस्ट वो 10% लग रहा था, अब वो भी क्या रहेगा सर, सब चीज रहेगा तो क्या रहेगा,
सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? सरन क्या है? मेक डेट रिलेटिव चीपर। इसमें पूछ रहा है क्या कि ये बोल रहा है कि ये चीप हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा मेरा कर्ज। ये बोल रहा है क्या? ये चीप नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ ही रहेगा, मिडिल में रहेगा। ये क्या बोल रहा है सर? कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। और ये बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, सी होगा। यही उस तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स बढ़ा, अगर यहाँ पे पूछता पूछता क्या ईपीएस का क्या होगा, अर्निंग पर शेयर क्या होगा, तो तब बोलते हैं कि अर्निंग पर शेयर घट जाएगा। क्लियर बात है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है सर? डेब्ट पूछ रहा है। डेब्ट पर क्या फर्क पड़ेगा सर? इंटरेस्ट तो डेब्ट का हम पहले भर रहे हैं, टैक्स से पहले भर रहे हैं, उसमें हम उसमें फर्क देखेंगे। क्लियर बात है, कोई फर्क नहीं, सेम रह जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें? समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट, कंपनीज विथ हायर ग्रोथ पैटर्न, ठीक है, आर लाइकली टू, जिनको चाहिए क्या सर? उच्च विकासशील कंपनी पसंद करती है। भाई ये जो जो भी हमारे हैं वो विकास, जो अपना खुद चाह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी ग्रोथ करें, वो चाह रहे हैं कि मेरा जल्दी ग्रोथ हो जाए, ठीक है, तो वैसी कंपनी क्या चाहेगी? पे लोअर डिविडेंड, डिविडेंड कम पे करना चाहेगी, पे हायर डिविडेंड, हाई पे करना चाहेगी, कि डिविडेंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रोथ कंसीडरेशन, डिविडेंड को कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए ग्रोथ कंसीडरेशन को लेकर। ये बात है, या नन ऑफ दीज? क्या होगा? बी होगा, पे हायर डिविडेंड। अगर मैं हायर डिविडेंड पे करूंगा, मान के चलिए, हाँ, चलिए हम बताते हैं आपको। हम एक तरीके से बताते हैं, मेरा 1,000, मान के चलिए कि मेरा हमको 1,000 प्रॉफिट हुआ है। हमको हम हर एक शेयर को 100 रुपया बांट रहे थे। क्लियर बात है? या 10 रुपया बांट रहे थे, मान के चलिए। अब वो हम हाइयर पे करके 20 रुपया बांटेंगे। क्लियर बात है? क्या सभी शेयर को पूरा हो पाएगा वो पैसा? जैसे आप लोग का क्या आंसर है? आप जैसे आंसर किस कंसिडरेशन से दे रहे हो? जैसे ये बोल रहे हो कि हाइयर डिविडेंड पे करेंगे तो मेरे क्या होगा? मेरा हमारा वेल्थ बढ़ेगा, शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा, तो हमारा वेल्थ बढ़ेगा। किस अनुसार बोल रहे हो? मेरी बात है। और दूसरा, मतलब दूसरा और कोई आंसर किसी का इनमें से? 3 नंबर, डिविडेंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रोथ कंसिडरेशन। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? आप मेरे कंपनी के अंदर 100 रुपए लगाए हुए हो, हम हर एक डिविडेंड 10 रुपया आपको दे रहे हैं, हम 10 का 20 आपको देंगे, अगर तो 100 रुपया बढ़ जाएगा मेरा हिसाब से। हाँ ठीक है, ये एस्पेक्ट ठीक है, ये ठीक है। और कोई दूसरा आंसर? सी, डिविडेंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रोथ कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब ग्रोथ को लेकर के हम डिविडेंड में कोई छेड़छाड़ नहीं करें, ना ही कम करे ना ही बेसी करे, ठीक है, लगभग चलते रहने दे उसी प्रकार से। तो क्या कुछ अफेक्ट करेगा इस पर? कुछ कैसे नहीं रहेगा? हम आपको 10 रुपया दे रहे थे, 10 रुपया, आपको पता है कि आप टाटा में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 रुपया आपको मिलेगा महीना का महीना, तो उसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर हम महीना का महीना 10 रुपया आपको हम देते रहेंगे, ठीक है, तो आप इसमें नाखुश का क्या बात है? आपको तो पता है कि 10 ही रुपया मिलने वाला है। ठीक, आपका आपके अनुसार सब कुछ कुछ बताओ, बताओ। बी, हाइयर डिविडेंड पे करना। चलिए, आप पीछे आप कुछ अपना बात बताइए। ए बोल रहे हो? ए प्रीत सुलभ क्या दिया हुआ यहाँ पर? पितृसुलभ मतलब क्या है सर? अपना जो पैटर्नल वे था, जो लगभग चलते आ रहा था, ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप जो चलते आ रहा था, उससे वो चाह रहा कि हम उससे उभरे और ग्रोथ करें, इमर्जिंग स्टार बने, ठीक है, ऐसा। ए, लोअर डिविडेंड पे करे। अब बताइए एक बात, कि आपको हम वादा किए थे 10 रुपया देंगे, ठीक है, 10 रुपया क्या है? हम मतलब स्पष्ट कर रहे हैं, आपके मन का जो बात है वो स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या बोले? आप बोले कि ए, आप मान के चलिए कि हम आपको वादा किए थे कि आपको हम शेयर के अनुसार 10 रुपया देंगे, ठीक है, और आपको हम 5 रुपया दे रहे थे, आप खुश रहोगे क्या? छोड़ के नहीं भागोगे मेरे कंपनी को? तो कैसे ग्रोथ करेंगे जब शेयर होल्डर भाग रहा है? तो एलिमिनेट करो, पहला तो मेरा नहीं होगा, ठीक है, दूसरा नन ऑफ दीज, इसको तो मारे दो गोली, ठीक है, अगला इस दो में
क्या होगा? तुम बी, बी पक्का? क्यों? ग्रोथ बढ़ रहा है तो यहाँ बढ़ रहा है तो नहीं बोल रहा है, बढ़ने के लिए क्या करना है वो बोल रहा है। पैसा ज्यादा लगाएंगे, यहाँ पर तो डिविडेंड का बात बोल रहा है, पैसा देने का बात बोल रहा है, बोल रहा पैसा ज्यादा देना है हमको, हम पैसा ज्यादा देंगे तो मेरा ग्रोथ करेगा कंपनी, ऐसा बोल रहा है। क्या होगा? क्या होगा आंसर? बी। क्यों होगा हमको बताओ तो। उठो बाहर निकलो, बाहर यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। नहीं तुम बार बार उसको क्या कहेंगे, तुम बताओ नहीं क्यों, नहीं पता। सबके अनुसार क्या है? सी है। बी किसके अनुसार है? हाथ का खड़िए, 1 2 3। तुम्हारा माननीय नहीं होगा वोट, तुमको पता ही नहीं, तुम सबके साथ 1 2 3। बी किसके साथ? पीछे भी बी। 4 5 तुम्हारे साथ सी। सी। अच्छा ए था ना तुमने, हाँ। अच्छा इस दोनों में पूछ रहे हैं, बी है सबके साथ, खाली उसके साथ सी है। ठीक है, तो बहुमत का मान के हम लोग क्या मानेंगे सर? बी मानेंगे। क्लियर है? क्लियर है? माइंड का डाउट क्लियर हुआ सबका? जो 3 4 सोच था उसको एक सोच में तब्दील किए। क्लियर है? नहीं नहीं, बहुत बदला है, पीछे सोच बदला है सबका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, अगला पॉइंट, फाइनेंशियल लिवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। फाइनेंशियल लिवरेज जो टॉपिक था वो कब फेवरेबल होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोअर है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाईयर है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, डेब्ट इज इजी अवेलेबल है, या इफ डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंस लिवरेज इज लो। क्या होगा? क्या होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां पूछ रहे हैं? लिवरेज मारेंगे तब याद आ जाएगा, अभी तुरंत। मने की होता है मने, इतना बढ़िया से हम समझाए थे, कल ही समझाए थे, काहे पढ़ा किताब मत पढ़ता। कितना बजे समय है? 11 बजे है? 10 बजे से मैसेज नहीं देखती है? रोज 10 बजे से 2 घंटा मेरा क्लास होगा, मेरा 10 से 11, 11 से 11:30, 12 बजे तक छोड़ देंगे। जब से छोड़ेंगे तब से मजर का 1.5 घंटा क्लास होगा, उसके बाद सर का। अब 11 ड्रॉप कर दिए हैं आप लोग के लिए। चलिए और कोई दिक्कत? अरे क्या पूछे? डी पक्का? कैसे एक्सप्लेन करिए, क्या पूछ रहे थे, क्या कहां से डी बोला तुम? पॉइंट देख के सब बताओ। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज ये बोलता है कि कितना डेब्ट प्रपोर्शन है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ये बोलता है। मतलब डेब्ट मतलब कितना पैसा आप कर्ज पे लिए। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये है कि आप पैसा अगर कर्ज पे लोगे ना तो आपको प्रॉफिट जो ईपीएस निकलता है वो हाइयर निकलेगा। ठीक है, और जो पैसा आप कर्ज पे नहीं लोगे, अपना पैसा लगाओगे, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा सर? आपका जो प्रॉफिट है, जो ईपीएस है, वो कम आएगा। ऐसा बोलना है फाइनेंशियल लीवरेज का। लेकिन ये जो कंडीशन है वो सिर्फ एक मात्रा एक एक कंडीशन में ही ये सही रहता है, दूसरा कंडीशन जब लागू होता है वो गलत हो जाता है। जो पहला कंडीशन, जो फेवरेबल कंडीशन है, वो क्या है इसका? हम बताए थे कल, क्या बताए थे? बताए थे रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा हो, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्या हो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी ये फाइनेंशियल लिवरेज वाला कंडीशन फुलफिल होगा, वरना नहीं होगा। इस टॉपिक में ये बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ये कंडीशन, इसमें बोल रहा है। बी में समझ में आ गया? समझ में आया सभी को? आया समझ में? एक गधा आया? तुमको बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब जो आपका जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर जो भी खर्च लग रहा है उससे आपका क्या है, हाइयर है कौन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आपके पास पैसा आएगा तभी ना आप खर्च को पेमेंट करोगे। क्लियर बात है? तो वही बोल रहा है कि जब आपका पैसा खूब रहे, इन्वेस्टमेंट में पैसा अच्छा से आ रहा हो, जब आप पैसा लगाए हो, तभी ये कंडीशन फाइनेंशियल लिवरेज वाला फुलफिल होगा, नहीं तो नहीं। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला पॉइंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? क्या होगा? करंट एसेट्स हमारा कैश है, स्टॉक है, डेटर है, पर फर्नीचर फिक्स एसेट्स है। क्लियर है? क्लियर है सभी का? अगला पॉइंट, वाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी। वर्किंग कैपिटल क्यों नेसेसरी होता है? बिल्डिंग खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, पेमेंट करने के लिए, रूटीन एक्सपेंस की मशीन खरीदने के लिए, ये क्यों जरूरी होता है? फिक्स के लिए, फिक्स कैपिटल के लिए सब जरूरी है। क्लियर बात है? उसी प्रकार इसके लिए हमारा वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत? चलिए अगला, फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू। फाइनेंशियल डिसीजन किससे रिलेट करता है? कैपिटल स्ट्रक्चर से, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से, कैपिटलाइजेशन से, या फाइनेंशियल प्लानिंग से? फाइनेंशियल डिसीजन किससे रिलेट करता है? डिसीजन, डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन मींस इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, और हमारा डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन किससे रिलेट करता है? कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, कैपिटलाइजेशन से रिलेट करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेट करता है। किससे करता है? पहला, इसको तो हटा दो, पहला इसको हटा दो, ये हम लोग देखे नहीं है, पढ़े हैं तो हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई अंतर पड़े हो क्या? ये दोनों क्या है, सेम है। क्लियर बात है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ये बोल रहा है क्या, कितना इक्विटी है कितना डेब्ट है ये बताओ सर, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है सर, कितना इक्विटी है कितना डेब्ट है बताओ सर। दोनों सेम है, कोई दिक्कत है? अब अगला बच्चा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग किस प्रकार से होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आप देखते हो कि कहाँ पर हम कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा और कितना पैसा हम डिविडेंड को देंगे, प्लानिंग करते हो। तो रिलेट कौन कर रहा है हमारा सर? कौन कर रहा है? फाइनेंशियल प्लान। कोई प्रॉब्लम है? चलिए अगला पॉइंट, कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड। कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन इंक्लूड नहीं होते हैं? शेयर कैपिटल, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर। कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन से इंक्लूड नहीं होते? तो पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड क्या होता है सर? इक्विटी प्लस डेब्ट। तो अब यहां पर डेब्ट कहां लिखा हुआ है? डेब्ट कहां लिखा हुआ है? होगा, होगा। अब इक्विटी कहां लिखा हुआ है? ए और शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर। बचा कौन? जनता से जो डिपॉजिट मिल रहा है। ठीक है, तो इक्विटी में जनता से डिपॉजिट अगर मिल रहा है सर, ये जो शेयर, इक्विटी मतलब क्या बोल रहा है पता है? मालिक का रुपया। यहाँ इक्विटी शेयर नहीं बोल रहा है, इक्विटी मतलब बोल रहा है मालिक का रुपया। क्लियर बात है? और डिवेंचर मतलब बोल रहा है उधार पर पैसा। तो प्रेफरेंस शेयर भी तो मालिक का ही रुपया हुआ ना, प्रेफरेंस शेयर। हाँ हाँ हाँ। चलिए अगला, अब इसमें क्या है बचा हमारा? डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट आ रहा है, क्या हम उसको मार्क कर सकते हैं? पब्लिक से डिपॉजिट जो आ रहा है, हम कैपिटल स्ट्रक्चर में उसको गिनेंगे, डालेंगे। पब्लिक से डिपॉजिट किस किस प्रकार से आता है? डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक किस किस प्रकार से आता है? एक बैंक, एग्जांपल लीजिए, एक बैंक। बैंक जो है, बैंक के पास आप नॉर्मल व्यक्ति बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो पैसा, क्या वो पैसा वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में दिखा सकता है? क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा है। ये बात है,
उसी प्रकार से पब्लिक डिपॉजिट अगर शेयर के रूप में होता ना, लिखा रहता पब्लिक डिपॉजिट इनटू शेयर, तब वो होता कंपनी का पैसा। लेकिन यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट वो पैसा कभी कभी क्या है कि पब्लिक से पैसा एक स्कीम में लगवाता है और फिर उसको रिटर्न करवाता है, वो हुआ पब्लिक डिपॉजिट स्कीम में जब पैसा लग रहा है। क्लियर बात है। जैसे एक तरीके से आप क्राउड फंडिंग नाम सुने होंगे, क्राउड फंडिंग नाम सुने हो? अरे क्राउड फंडिंग नाम नहीं सुना है? आजकल देखो इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, भाई हमको ये कार लेना है, स्कैनर है, हर एक लोग 5-5 रुपए का योगदान दीजिए, जिससे हमारा क्या होगा, पैसा कार आ जाएगा। क्लियर बात है। या फिर जो अभी जेजे कम्युनिकेशन बनाया है साथ वो बच्चा का रख के एलविस यादव के साथ, क्या कि ये बच्चा है जिसका सुई मंगवाना है हमको बाहर लंदन से, जिसका करोड़ों में दाम है, तो उसके लिए आप लोग सभी सहयोग करो। ये एक प्रकार का क्राउड फंडिंग है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? वही उसी प्रकार से पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जब क्या हो रहा है सर, कोई पब्लिक हमारे कंपनी में आ रहा है, पैसा एक स्कीम में लगा रहा है और उसको उसके बदले हमेशा रिटर्न चाहिए और वो पैसा उसको फिर वापस करना पड़ता है। क्लियर बात है। तो उसको हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शो नहीं कर सकते। कोई पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? अगला अगला पॉइंट क्या है सर हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड कर सकते हैं सर? शेयर कैपिटल इंक्लूड होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। अरे रिजर्व, कंपनी का आपका खुद का पैसा है रिजर्व, कैपिटल स्ट्रक्चर में शो नहीं करोगे। हाँ, कैपिटल में ऐड होगा। डिबेंचर, उधार में पैसा ला रहे हो, दिखा रहे हो उस पर, इसमें क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। ये अगला अगला क्या है हमारा, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कोई दिक्कत? चलो हाँ, अब देखिए, अब एक बताते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब कितना टोटल, निष्कर्ष टोटल, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पढ़े थे, क्या अंतर था ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में? सारे एक्सपेंस लॉस को घटाकर तब बचता था जो वो नेट प्रॉफिट था, होता था कि नहीं होता था? उसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल में करंट वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है कितना वर्किंग कैपिटल मेरे पास अभी उपलब्ध है एट द टाइम नेट। मेरे बात है, तो नेट निकालने के लिए हमको करंट एसेट्स, जो मेरा करंट एसेट्स है, ठीक है, जिसमें पैसा मेरा लगा हुआ है, ठीक है, वो पैसा अभी है, और करंट लायबिलिटी जितना मेरा लायबिलिटीज करंट है, ठीक है, उस दोनों को माइनस करेंगे तब मेरा क्या निकल जाएगा? कोई प्रॉब्लम? नेट इसमें डाल दिया इस प्रकार से कंफ्यूजन के लिए, नेट इसमें कंफ्यूजन के लिए डाला है आपको कि आप बोथ ए एंड बी पढ़ो, जैसे आप अभी बोले बोथ ए एंड बी। क्लियर है, अभी बोले ना कि बोथ ए एंड बी, वो कंफ्यूजन के लिए, एग्जाम के समय कंफ्यूजन आपको हो जाए, बस इसके लिए। कोई दिक्कत? अगला, प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी मकसद क्या है, एम क्या है? पहला, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ऑल ऑफ दिस। सब में तो एक ही बात बोल रहा है, सब में तो एक ही बात बोल रहा है ना, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन, कौन से अकाउंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया जाता है? सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट, ऑल ऑफ दीज। आप लोग पढ़े हो सर, बिजनेसमैन करंट अकाउंट करवाते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन उनका होता है, तो उस समय क्या होता है, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है। दिक्कत? ओवरड्राफ्ट आता है ना, तो ये भी तो आपका आती ही है ना, फाइनेंस का रूप ही है ना। चलिए अगला, when the proportion of debt and equity is such that it results in increase in the value of equity share, the dash these are to said to be optimal। वैसे समझ में आया? चश्मा टूट गया है, कहाँ खो गया है? हम तो बोल रहे जाओ लेंस काट, जाओ लेंस काट। ए क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ही समझेंगे। वर्किंग कैपिटल बोल रहा है जब श्रम व क्षमता का अनुपात ऐसा हो
कि जिसका परिणाम समता अंशों के मूल्यों में वृद्धि होता हो। ठीक है, पहले बात है, बोल रहा है कि इक्विटी और डेब्ट का प्रोपोर्शन ऐसा हो, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जहां इक्विटी कैसा हो और डेब्ट कैसा हो ये बता नहीं रहा है, लेकिन उस कारण से ईपीएस जो है, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा हो। क्लियर बात है। तो उसमें हमारा द डैश इज और आर सेड टू बी ऑप्टिमल, तो उसमें क्या चीज हमारा ऑप्टिमल रहेगा, मतलब क्या, तो क्या डैश को अनुकूलात्मक कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर या ए एंड बी। ए या सी ने कोई एक आंसर बोला, इसलिए ए बी सी कुछ तो देख लीजिए हो जाएगा, कोई आंसर थोड़ी हुआ। सी वर्किंग स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये पक्का ऑप्टिमल। क्या होगा कंफ्यूजन? बोल, तुमको भी तो मन नहीं लगता है, तुम आंसर बताएंगे क्या किया वो हमको भी पता है सर, थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। अब क्या चीज कंट्रोल करने बोल रहे वो समझ जाइए आप। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? अनुकूलात्मक मतलब क्या है बताइए बंटी, आप ही क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कंडीशन बता दिया, अब बोल रहा है डैश इज आर सेड टू बी ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब समझ जाइएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। क्या है ऑप्टिमल का मतलब, क्या है अनुकूलात्मक? अनुकूल मतलब क्या होता है? अनुकूल मतलब क्या होता है बंटी? अनुकूल, हाँ, उस एक दूसरे से रिलेटेड। अरे सर, पूछ रहा है, कंफ्यूजन क्यों करना है सर, पूछ रहा है इसमें कि ऐसा है तो क्या चीज अनुकूल माना जाएगा, क्या चीज सही माना जाएगा। ठीक है, तो सही माना जाएगा सर जहां पर डेब्ट इक्विटी सब बैलेंस हो, ठीक है, जिससे ईपीएस अच्छा चल रहा हो, ईपीएस सही मिल रहा हो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को अनुकूल माना जाएगा। क्लियर बात है, पॉइंट क्लियर है। यहाँ कैपिटल पे कैसे जा रहे थे आप लोग, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ? अरे मतलब इसमें बोल रहा अनुकूल, मतलब आपके अनुकूल क्या सही है क्या गलत ये है। इसमें बोल रहा है कि जब मेरा डेब्ट इक्विटी का प्रोपोर्शन ऐसा हो कि हर एक अंशाधिकारी को उसका सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट उनको दिया जा रहा हो, तो क्या चीज अनुकूल माना जाएगा? फिक्स कैपिटल अनुकूल माना जाएगा, करंट कैपिटल अनुकूल माना जाएगा, तो क्या सब अनुकूल माना जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर अनुकूल माना जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर यहां पर दिखा था नहीं, द डैश इज और आर सेड टू बी, क्या लिखा था यहाँ पर? सेड टू बी साउंड, साउंड लिखा रहता तो आप तुरंत समझ जाते कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल लिखा रहा तो उसमें कंफ्यूजन हो गया। कोई दिक्कत?